हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का लेसन नंबर 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज पार्ट 2, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ कंपनीज 4 टाइप की कंपनी के बारे में और जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में भी हमने टाइप्स ऑफ कंपनी जानी थी, बट कुछ वो गवर्नमेंट कंपनी वगैरह हमने जान ली थी। और इसमें अब हम जानेंगे 4 कंपनी, जो लास्ट पार्ट होने वाला है, जो का पहला होगा फॉरेन कंपनी, दूसरा होगा डोरमेंट कंपनी, तीसरा होगा एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी या इलीगल एसोसिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम चारों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेन कंपनीज के बारे में कि फॉरेन कंपनी भाई होती क्या है। ठीक है, सिंपल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अगर हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग देखें तो फॉरेन कंपनी का मतलब होता है ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी जो इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया, यानी बनती है आउटसाइड इंडिया बनती है, फिर देन उसको क्या सिचुएटेड कर दिया जाता है इंडिया के अंदर। और किसी भी तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटी अगर करते हो उससे, यानी किसी भी तरह का आप उसमें वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है जैसे ई कॉमर्स होता है, ठीक है, ई बिजनेस होता है। अगर आप ई बिजनेस चला रहे हो इंडिया के अंदर, वो भी इसके अंदर फॉरेन कंपनी के अंदर आ जाता है। और अगर आप फिजिकली यानी पूरी कंपनी या सिचुएटेड कर रखी, पूरी बिल्डिंग वगैरह बना रखी है, तो वो भी इंडिया की पार्ट मानी जाएगी, फॉरेन कंपनी मानी जाएगी इंडिया के लिए। ठीक है, तो आप अगर इसके अंदर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हो किसी भी मैनर में, तो इसको फॉरेन कंपनी कहते हैं। द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स दैट कवर्स ऑल द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन एंड वर्चुअल प्लेटफॉर्म सच एज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ये भी क्या है, बाहर की कंपनीज है। और ऐसी जितनी भी कंपनीज है ना जो बाहर की हैं, उनको फॉरेन कंपनी कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है, चाहे वो फिजिकल रूप से हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो। फिर देन इसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड टू बी डिलीवर, यानी आज देखो जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो उसको आरओसी के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उन्हें सबमिट करवाने पड़ते हैं विद इन 30 डेज ऑफ सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। यानी जब भी स्टेबलाइज होता है इसका प्लेस, यानी जो भी बिजनेस है वो जब भी अपने प्लेस पे स्टेबलाइज होता है, यानी अपने प्लेस पे जाता है, या बोलो इसको अपना ऑफिस बनाता है, तो उसको आरओसी को 30 डेज के अंदर अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करना होता है। पहला चार्टर कॉपी सर्टिफिकेशन की, दूसरा स्टेटस, तीसरा या एमओए एओए। सिंपल बात है, इनको एमओए देना है और एओए देना है कंपनी का। एंड अदर इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड डिफाइनिंग एलोब्रेशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी ऐसे अदर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट्स जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को दर्शाते हैं कि भाई इसका बिजनेस है, ये कहाँ पे है। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए। देन आ सर्टिफाइड ट्रांसलेटर देयर ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, द रजिस्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी फुल एड्रेस रिक्वायर्ड, यानी जब भी आप कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट दोगे तो उसके अंदर जो भी आपका कंपनी का फुल एड्रेस है वो रिक्वायर्ड है, आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पूरा देना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो भी आपके लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको वहाँ बताना होगा कि भाई आपके पास कितने डायरेक्टर्स है, कौन कौन डायरेक्टर है, सेक्रेटरी कौन है आपके कंपनी का, सीए कौन है, आपके नेम बताओ डायरेक्टर्स के, उनकी एड्रेस, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। देन आपको फुल एड्रेस देना पड़ेगा ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम टू बी इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी आप इंडिया में कहाँ से अपने बिजनेस को रन करने वाले हो, कंडक्ट करने जा रहे हो, कंट्रोल करने वाले हो, जिसको आपने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बना रखा है, उसको आपको यहाँ फुल एड्रेस दे देना है। अब इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग डेट क्या होगी, ठीक है, टाइमिंग वगैरह क्या होगी, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा आपकी कंपनी का, वो यहाँ आपको बताना है। प्लस आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। ठीक है, वो है सेक्शन 592/1 के हिसाब से है, एवरी फॉरेन कंपनी एग्जिस्टिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल इफ इट हैज़ नॉट डिलीवर द रजिस्ट्रार बिफोर सच कमिटमेंट, यानी उन्होंने अगर शुरू होने तक या शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे तो वो कंटिन्यू और सब्जेक्ट टू ऑब्लिगाइज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर दो डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग विद दिस एक्ट, यानी उनको ऑब्लिग यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंपल कि जो डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर बताया ये आरओसी को 30 डेज़ के अंदर अंदर, जब भी वो इंडिया में सिचुएटेड होती है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर वो आरओसी में सबमिट करना है। ठीक, इफ़ एनी अल्टरेशन इज मेड, अगर उसमें कोई भी चेंजेस करने नाम में, ठीक है, या उसके एड्रेस वगैरह में किसी में भी करना है तो यह कर सकता है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म जो भी होगा उसको भर को फीस दे के। अब देखो अकाउंट्स, देखो फॉरेन कंपनी है ना, उसके अकाउंट्स किस तरह मेंटेन किए जाते हैं वो देखते हैं।
एवरी फॉरेन कंपनी का अपना अपना कैलेंडर होता है, ठीक है, वो हर कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं। उनको क्या है, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड पर्टिकुलर इंक्लूडिंग हैविंग एनेक्स्चर अटैच टू देयर ऑफ डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी उनको सिंपल सिंपल जो भी उनके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है ना वो सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है, फॉरेन कंपनी के। इसमें आपकी बैलेंस शीट भी बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनेगी। ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं ये सारे यहाँ पे बनाए जाएंगे। नीड टू डिलीवर कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार एंड देन आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए आपने फाइनेंशियली वो आपको आरओसी के पास भेज देने हैं। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट इज मेंशन इन सब इज नॉट इंग्लिश लैंग्वेज दिस शैल बी NH सर्टिफाइड ट्रांसलेट एंड देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको उसकी सर्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ट्रांसलेशन के लिए कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाए। एवरी फॉरेन कंपनी शैल सेंड द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड। यानी जो भी रजिस्ट्रार के पास भेजेगा उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट भेजते जो भी उसको रजिस्टर्ड करने होते हैं। अब देखो उसकी फीस होती है जो भी प्रिस्क्राइब होती है वह यहाँ आपको देनी पड़ती है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रोवेंशन, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है उसके लिए पनिशमेंट क्या होती है, सिंपल बात है कि नॉट लेस देन होगा 1 लाख, यानी 1 लाख से कम नहीं होगा और ये एक्सटेंड हो जाएगी 3 लाख से। 1 से 3 लाख तक का आपको फाइन पड़ सकता है, प्लस एडिशनल फाइन वी मे बी एक्सटेंड 50,000 रुपीज़, यानी 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से। जब भी आपने एक गलती की उसके बाद जो भी आप गलती कंटिन्यू करते रहोगे 50,000 रुपये पर डे की गलती के हिसाब से आपका जो फाइन है वो लगा दिया जाएगा, या आपको जेल भी हो सकती है 6 महीने से 1 साल तक, ठीक है। तो ये आपकी पनिशमेंट होती है अगर आप कुछ भी गलत करते हो। अब देखो एग्जाम्पल देखो अगर फॉरेन कंपनी का तो गिलेट लिमिटेड, नेशनल इंडिया लिमिटेड, ये सारी क्या फॉरेन कंपनीज है। अब आती है डॉर्मेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी आई हो समझ में आया होगा। फॉरेन कंपनी देखो सिंपल मतलब है कि ऐसी कंपनी जो बाहर तो बनी है, इनकॉर्पोरेटेड बाहर हुई है, बट वो काम कहाँ कर रही है, इंडिया के अंदर कर रही है। डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455, ठीक। अब देखो जो डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव करना या इनऑपरेटिव करना। इनऑपरेटिव का मतलब है कि उसको एक तरह से बंद कर देना, उसको काम ना करना उसके ऊपर, ठीक है। डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। इट्स गुड टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। यानी आप एक समय के लिए, यानी मान लो अभी आपका जो काम है वो मंदा चल रहा है, फिर आपने क्या किया, जो आपकी कंपनी उसे इनएक्टिव कर दिया, यानी उसे डॉर्मेंट कंपनी बना दिया आपने। फिर उसको आप फ्यूचर में जब भी आपका काम बढ़ेगा तो फ्यूचर में आप उसे एक्टिव करवा के उस पर काम कर सकते हो देन, ठीक है। होल्डिंग प्रोजेक्ट एंड एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विदाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इट इज न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंट्रोड्यूस डॉर्मेंट कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब है MCA, ठीक है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। इट मीन्स जो भी देखो जो डॉर्मेंट कंपनी का सिंपल मतलब है कि आप एक वक्त के लिए किसी भी कंपनी को डॉर्मेंट बना सकते हो। डॉर्मेंट मतलब होता है इनएक्टिव करना, यानी उस कंपनी को एक तरह से उसका काम काज सब कुछ रोक देना। वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी, नाम उसका रहेगा, बस उसका काम जो होगा वो रुक जाएगा उसमें। वेयर अ कंपनीज फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। इनएक्टिव कर दी जाती है कुछ एप्लीकेशन देके, फिर देन अगर इसे एक्टिव करना है तो इसको एक्टिव करने के लिए फिर देन उसे फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब देखो इसके लिए एक सेक्शन के लिए देखो इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच नॉट हैव कैरी एनी बिजनेस ऑपरेशन, यानी जो कोई भी बिजनेस का काम नहीं कर रहा, बिजनेस ऑपरेशन नहीं किए जा रहे किसी भी कंपनी के अंदर अगर, तो वो डॉर्मेंट कंपनी होती है, यानी इनएक्टिव कंपनी होती है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी ऑफ द रजिस्ट्रार, यानी आप कोई भी फीस की पेमेंट नहीं हो रही है, कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट मेड नहीं हो रही, तो उससे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक। ये होती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अब देखो अगर आपको किसी भी कंपनी को डॉर्मेंट बनाना है तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, फाइल फॉर्म MSC1, यानी आपको MSC1 फाइल करना पड़ेगा फॉर्म, प्लस फीस के साथ, प्लस आपको कंसेंट लेना पड़ेगा किसका, शेयर होल्डर्स का 3/4 का। 3/4 का मतलब है जितने भी आपके शेयर होल्डर्स होंगे उनके 3/4 का। मान लो आपके इसमें 12 शेयर होल्डर्स है, ठीक, मान लिया 12 शेयर होल्डर्स है, फिर आपको इसके 3/4 के आपको कंसेंट लेने पड़ेंगे। 3/4 का मतलब है 3 और 9, यानी आपको 3/4 का मतलब यहाँ पे 9 जो आपके शेयर होल्डर्स है उनसे आपको कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप कंपनी का डॉर्मेंट कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो। फिर रजिस्ट्रार एक MSC फॉर्म के रूप में आपको सर्टिफिकेट देगा, देन आपको सर्टिफिकेट यहाँ जाके अपलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके दे देना है। एग्जाम्पल हो जाएगा एनकोर,
टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, गुडलीफ ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है डोरमेंट कंपनीज के एग्जांपल्स। ठीक, अब आते हैं हम अपने एनपीयू पे, एसोसिएट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसका मकसद पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 विच डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट हु गिव परमिशन टू चैरिटेबल कंपनीज, यानी जो चैरिटेबल कंपनीज को परमिशन कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। विच हैव चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जिसके पास चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है उसे हम चैरिटेबल कहते हैं। अब देखो जो भी ये होता है, जैसे एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट विदाउट एडिंग, यानी जो लिमिटेड कंपनी होती है वो बिना ऐड के, यानी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड बिना ऐड करे अपनी कंपनी को चला सकती है। ठीक, इसमें ये नहीं है, जैसे आपने एनजीओज के बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे मैजिक बस है, प्लान इंडिया है, ठीक, वर्ल्ड विजन है, ऐसे एनजीओज चल रहे हैं। ये सारे किसके पार्ट है? ये एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट के पार्ट होते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होता। लाइसेंस ग्रांट विद दीज कंडीशन, आपको लाइसेंस कौन कौन सी कंडीशन में मिलता है वो देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस टू एन एसोसिएट ऑफ द पीपल्स ओनली व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट गेट सेटिस्फाइड। देखो आपको लाइसेंस जब ही देगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपसे सेटिस्फाई हो जाए कि भाई हाँ आप जो है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए ही काम करना चाहते हो, इसलिए आपको तभी लाइसेंस दिया जाएगा। हैज़ इन इज ऑब्जेक्टिव एंड प्रमोशन ऑफ द कॉमर्स आर्ट्स, अगर आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट करते हो, यानी कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इस तरह का कोई भी काम करते हो तो ही आपको मिलेगा। ठीक, और आपकी जो भी इंटेंशन है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, आपको प्रमोट करना होगा आपके ऑब्जेक्ट को, तो ये होगा आपका, तभी आपको वो दिया जाएगा जो भी अप्रूवल होगा। ठीक, अब देखो फॉर एग्जांपल देख लो, एनपीयू का शिक्षा एनजीओ है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, इनका आपने नाम सुना होगा, बड़े बड़े एनजीओस है। ठीक, बहुत सारे एनजीओस चल रहे अभी। अब इसके बाद आते हैं एक निधि कंपनी। निधि कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो उधार देने का, उधार लेने का काम करती है, यानी रिसीव करती है, डिपॉजिट्स को लेती है, ठीक, मेंबर्स से किसी म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। कल्टिवेशन एंड हैबिट्स ऑफ थ्रिफ्ट सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, यानी ये पैसा कमाने की कला को सिखाती है निधि कंपनी। रिसीविंग डिपॉजिट, यानी ये लैंडिंग से या मेंबर्स ओनली से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए डिपॉजिट्स रिसीव करती है ना, पैसा रिसीव करती है एंड उसको सेव करके रखती है फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर उसको फ्यूचर में कोई काम आता है तो उसके लिए वो उसको देती है। जैसे निधि कंपनी में आता है परमानेंट फंड हो गया, बेनिफिट फंड हो गए, म्यूचुअल बेनिफिट फंड हो गए, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? निधि कंपनी होती है। अब इसके बाद एक लास्ट आता है इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन का मतलब होता है जो कानून द्वारा मना किया गया है फिर भी आप उसको करते हो। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ मोर देन नंबर ऑफ मेंबर्स वे बी प्रिस्क्राइब, जितने मेंबर्स आपको प्रिस्क्राइब होते हैं उतने होते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका सिंपल मतलब होता है ये प्रोहिबिशन करता है, यानी ये जो भी कानून होता है उसका उल्लंघन करता है कि भाई उसको कुछ और कहा गया लेकिन वो काम कुछ, मान लो कोई इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, तो इलीगल एसोसिएशन कहलाती है। प्रोवाइडेड मेंबर्स ऑफ मेंबर प्रिस्क्राइब अंडर दिस सेक्शन एक्सीड 100, यानी 100 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। नथिंग इन सेक्शन शैल बी अप्लाई। सेक्शन 1 के अंदर क्या क्या अप्लाई नहीं होगा? पहला, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा, एसोसिएट ऑफ पार्टनरशिप नहीं आएगा इसके अंदर। तीसरा, एवरी मेंबर्स एसोसिएशन कैरी ऑन बिजनेस इन कंट्रोवर्सी, अगर उसके बिजनेस में कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो वो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा। नो लीगल एग्जिस्टेंस, यानी इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, और ये बाइंडिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि भाई ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कांट बी फाइल केस, यानी ये आउटसाइडर और मेंबर किसी पे भी केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना ये ऑलरेडी इलीगल चला रहा है, यानी ये ऑलरेडी इलीगल एसोसिएट्स है, तो ये किसी पे ना केस कर सकते हैं और ना ये अपने मेंबर्स पे कर सकते हैं, ना ही बाहर वाले पे कर सकते हैं। ठीक है, निधि का अगर ये इलीगल एसोसिएशन करते हैं तो इसका तो यही होता है कि भाई ये लोग ना केस कर सकते हैं, अगर इनके साथ भी कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई इनको कुछ कर देता है तो ये लोग केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाई ये लोग भी इलीगली चला रहे हैं। ठीक, तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने 4 तरह के टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।